Election season is on now. Now everyone is in the election mode. When you go to the public, which are some of the projects or which are some of the programs that you want to actually display to the public, which will again win the hearts? देखिए, इलेक्शन के समय जाकर कुछ बताने की जरूरत नहीं। आजकल लोग बहुत होशियार बन गए। हमने जो 10 साल में काम किया है और लोगों को मालूम है, और मैं तो अक्सर इस मत का हूं कि प्रचार ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं जब कोविड के समय जब परिस्थिति बिगड़ गई तो बहुत बुरी अवस्था हो गई, लोग मर रहे थे, तो उस समय मैंने लोगों के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की चैरिटी की। एम्बुलेंसेस ली, रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शन बनाए, ऑक्सीजन प्लांट दिए, वो वेंटिलेटर्स लाए, खूब सब मेडिकल में काम करते थे। तो मैंने ये तय किया कि मैं कोई भी फोटो नहीं निकालूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इधर परिस्थिति ऐसी और हम अपना हंसते हुए फोटो निकाल रहे हैं। तो मैंने तय किया कि कहीं नहीं करेंगे। आपको मैं बताता हूं, मुझे ऐसा अनुभव आया कि ये सब काम होने के बाद मेरा काम जो कुछ मैंने किया वो वर्ल्ड में पहुंच गया और लोगों ने फोन करके मुझे पैसे दिए, अनेक लोगों ने मदद की। जो काम मैं पब्लिसिटी करके कर सकता था वो मैंने न करते हुए लोगों के दिलों में ज्यादा पहुंच पाया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड, और इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। और दूसरी अच्छी बात है, जिसको फिजिक्स में आर्किमिडीज के सिद्धांतों को बहुत लोग स्वीकार करते हैं कि आदमी का जितना वजन होगा उतना पानी में डुबा उतना ही पानी ऊपर आता है। तुम काहे के लिए अपना ज्यादा का वजन बढ़ा के दिखा रहे हो लोगों को? सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी। लेकिन अपोजिशन काफी फॉल्स प्रोपेगेंडा करती है। सर ये ऐसे ही होता है, मैं अपोजिशन लीडर था, वहां जो बैठता हो वैसी बात कर रहा है। देखो, हिंदी पिक्चर में प्रेम चोपड़ा और प्राण जैसे विलन थे, तो एक बार एक उपकार करके पिक्चर आया था मनोज कुमार जी का। उसमें प्राण का एक किरदार था, बहुत सुंदर किरदार, बहुत अच्छा काम किया। तो क्या होता है कि विलन जो होता है वो हर समय उसका जो रोल है वो डिफाइन किया था, हीरो का रोल डिफाइन किया। वो गाना गाता है, हीरोइन के पीछे दौड़ता है, जो विलन होता है वो हीरोइन को तकलीफ देता है। तो ये कैसा होता है कि जो जिस रोल में रहते हैं वो अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। कभी विलन भी हीरो। आप भी लोग बहुत बार अगर कोई अपोजिशन पार्टी में रहकर अगर अच्छी बातें करेगा तो आप बोलते हैं कि ये तो मैनेज हो गए। और जब तक वो कोई गाली गलौज नहीं करता तो हाँ आप अच्छी अपोजिशन है, टॉप अपोजिशन, वो सशक्त अपोजिशन। हाँ, तो ये भी कभी कभी होता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो विलासराव देशमुख मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। तो मैंने उनको कहा, तो उसमें लोड शेडिंग चलता था, तो फिर मैंने बोला ये हर बार ऐसा करने में लोड शेडिंग से लोग त्रस्त है। बोला विलासराव आप बहुत बड़े नेता है, दूरदृष्टि है, विजनरी हो। धनवान लोग अंधेरे में कैंडल डिनर लेते हैं और आपने सोचा कि ये सुविधा गरीबों को मिलनी चाहिए, इसलिए आपने ये कैंडल डिनर की व्यवस्था की। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जिम में जाकर पसीना निकालते हैं, व्यायाम करते हैं। आपने सोचा अच्छा नहीं, गरीबों का क्या होगा, और आपने लाइट निकाल दिए, पंखे बंद हो गए, वैसे ही पसीना निकलने लगा। आप बहुत अच्छा काम कर। तो कभी कभी क्या होता है कि समवेयर आपको जब बातें पब्लिक के लिए तकलीफ की होती है उसका आवाज तो उठाना ही पड़ता है। काफी कैग रिपोर्ट पे हल्ला मचाया, दे हैव जस्ट क्रिएटेड रकस। So what is exactly the confusion on the CAG report that they have come up for the Dwarka Expressway? सर एक बार आप तुम चले जाओ, यहां से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। हमारे यहाँ जो भारतमाला 2 का प्रपोजल गया था उसमें 5000 किलोमीटर भारतमाला, ये बेसिकली कॉरिडोर का अप्रूवल के लिए गया था, उतना डिटेल एस्टिमेट तैयार नहीं हुए थे। तो 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर लगेगा, और उसमें ब्रैकेट में लिखा था कि इसमें जो फ्लाईओवर्स बनेंगे, टनल्स बनेंगे, उसका एस्टिमेट अलग से होगा। तो वो आता है 2 to 4 लेन करने के लिए 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। तो उन्होंने सही कहा। अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो था वो एक्चुअली 29 किलोमीटर है, पर लेन वाइज अगर हिसाब किया तो वो 563 किलोमीटर है, और उसमें टनल है, उसमें फ्लाईओवर 1, 2, 3, 4 लेन के हैं, और अनेक जगह रेलवे आरओ भी है, फ्लाईओवर्स है। तो उसकी कॉस्ट जो आई है लेन वाइज वो 9 करोड़ रुपीज, 9 पॉइंट समथिंग आई, यानी 18.5 करोड़ आई। और वही उन्होंने केवल टनल वगैरह न पकड़ते उन्होंने कहा 18 करोड़ आएगी।
तो कॉस्ट सेम ही आई। क्या केवल हम टेक्निकली उन्होंने केवल ये है कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे उन्होंने पकड़ा कि ये 29 किलोमीटर है, इन्हें 29 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 58 किलोमीटर है। और एक्चुअली वो जो 58 किलोमीटर सिंगल लेन रोड उन्होंने पकड़ा वो एक्चुअली था 563 लेन किलोमीटर। तो हमने सबको दिखा, बाद में अब किसी ने चर्चा नहीं की। हमारी गलती अधिकारियों की ऐसी हुई कि जब उन्होंने ऑब्जेक्शन निकाला तब उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया तो उनको लगा कि ये कन्विंस हो गए, पर बाद में रिटर्न दिया नहीं, तो उसके कारण कमी रहेगी। तो अभी कोई प्रॉब्लम, देखिए आपको उल्टा हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर किए। देखो एनएचआई में कॉन्ट्रैक्ट मैनेज नहीं होते, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ही है। ये टेंडर होता है और कोई चाहते हुए भी किसी को काम नहीं दे सकता। तो हमारे यहाँ ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में काम करे बड़े बड़े कंपनी है, L&T है, जय कुमार है, और भी काफी बड़े हैं। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, बैठे कॉन्ट्रैक्टर सब सामने, इन्होंने ये कोई 25,000, कोई 40,000, कोई 30,000, ये एक भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे नहीं आया कभी। वो विदाउट मैं फाइल पर मैं वैसे ही सही कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने जो टेंडर कोट किए वो 12% बिलो जाके काम किया, 12% बिल। So, ये जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपने किया है योर मिनिस्ट्री, हाउ इट हैज डन, बिकॉज इट हैज ब्रिंग डाउन द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ बिल्डिंग अ रोड। देखो मैं जब मिनिस्टर बना तो एनएचआई के कॉन्ट्रैक्टर थे 47। तो मैं मजाक में कहता था कि ये बड़े लोग मिलकर कार्टेल करते हैं। तो मेरे सेक्रेटरी बोल रहे थे क्या आप चाहते हैं, मैंने बोला ये कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के कपड़े फाड़े ऐसा दिन आना चाहिए, है ना, कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। अब मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर 47 के बना दिए करीब 525। अब वो थोड़ा मेरी गलती हुई, मैंने कोविड के समय पैसे डिपॉजिट निकाल दिया। अभी क्या हो रहा है, हमारा टेंडर 39%, 42% बिलो जा रहा है। अभी एक सांगली में महाराष्ट्र में टेंडर आया, तो एक हमारे यहाँ पूना में बहुत बड़े बिल्डर है शिरके करके, शिरके से बीजी शिरके, तो वो जो सांगली से पेट का एक रोड आया, तो उनने मुझे बोला वो साहब ये क्या हो रहा है, बोला क्या हुआ, बोले मैंने 39% बिलो जाके भी टेंडर किया तो भी वो 42% वाला बिलो जाके लेके गया। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी काफी आई, फिर मुझे ध्यान में आया कि ये गधे घोड़े सब साथ हो गए, तो वो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा अब उसको हमने कम किया। प्रथा है L1, L2, L3, we give it to the least one who bid, but do we also see the quality? Do we don't quality को हम बाजू में रखते हैं कि हम कॉस्ट को देखते हैं? नहीं नहीं, जो L1 आता है उसी को काम मिलता है। और इसमें दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है कि वो ऐसा करना चाहिए, L1 ऐसा, मैं बिल्कुल इस मत का नहीं हूं। ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा हटना, क्योंकि पब्लिक कॉमन मैन जो समझता है कि जो फाइनेंशियली लोएस्ट कोट करता है वो सही है, और अगर आपने गलती से किसी दूसरे को काम दिया तो लोग बोलते हैं करप्शन हुआ, ये फुकट का नया जजमेंट तक के लिए पड़ेगा। पर एक बात आपको बताता हूं, क्वालिटी, अभी एक हमारे यहाँ एक फाइंडिंग ध्यान में आया कि जो बीओटी में रोड बनते हैं वो रोड में मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती, और जो इतने ही नहीं जी, जिसको अभी ये बीओटी में बनाएंगे 15 साल इनको संभालना होगा, तो ये बहुत चिंता से करते हैं, ये मत करो वो करो, रोलर घुमाओ, कंक्रीट अच्छा हो, क्योंकि 15 साल कॉस्ट इनके जेब से जाती। हम ईपीसी बनाते 2 साल के बाद निकल जाते, हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। तो अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये ध्यान में है कि बीओटी में अच्छे रोड बन रहे हैं और ईपीसी में क्वालिटी मार खा रही। तो हमने हमारे यहाँ का सोल्यूशन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, अनमैनेजेबल है और बहुत तकलीफ देने में माहिर है लोगों में, मैंने बोला इसको इंचार्ज बनाओ क्वालिटी का और इसको सबके छाती पर चढ़ाओ, और एनएचआई, डीसीएल, मिनिस्ट्री और एनएचआई उसको क्वालिटी कंट्रोल का इंचार्ज बना दिया। और मुझे विश्वास है कि उसके कारण अधिकारी भी तंग होंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी तंग होंगे, और जब तक तंग नहीं होंगे तब तक क्वालिटी के बारे में लोग अवेयरनेस नहीं होता। इसके बारे में स्ट्रिक्ट भूमिका लेनी चाहिए, क्योंकि दिस आर द एसेट ऑफ अवर कंट्री। समय ज्यादा नहीं लूंगा सर, लास्ट क्वेश्चन। वी हैव सीन लॉट मेनी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, सम सेज कि रोड पे लोग कैंसर से ज्यादा मरते हैं। व्हाट एग्जैक्टली योर मिनिस्ट्री इज टेकिंग, सम ऑफ द स्टेप्स दैट योर मिनिस्ट्री इज टेकिंग? देखिए ये बात सही है कि 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है, और अभी तक हमारे देश के रिकॉर्ड में ये सच्चाई है कि ना कोविड में लोग मरे, ना लड़ाई में मरे, ना आतंकवादियों से मिले लड़े इतने मरे, ना नक्सलवादियों से मरे, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 18 to 34 एज के 60% लड़के लड़कियां मरती है, और इसका कारण 4 है। पहला कारण यह है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड रोड इंजीनियरिंग,
इसमें बहुत बार रोड इंजीनियरिंग में हमारे एक डीपीआर बनाते हैं। ये डीपीआर वालों को मैं भी ढूंढता हूं और कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी पब्लिक ने भी धुलाई करनी चाहिए। तो ये डीपीआर में इतनी गलतियां करते हैं तो उसमें रोड इंजीनियरिंग में ब्लैक स्पॉट तैयार होता है। अभी हमने 40 से 1000 करोड़ के ब्लैक स्पॉट्स इंप्रूव किए, रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया। अभी हमने स्टार रेटिंग लाया, तो गाड़ियों में भी अब इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के कंपटीशन में गाड़ियां तैयार हो रही, तो 6 एयरबैग्स लग रही है, स्टार रेटिंग के कारण काफी बातें है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में सुधार हुआ। फिर इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी, तो मैंने इतना कड़ाई का कानून लाया कि अब कैमरे पे भी फाइन होने लगा है, सब कुछ हो रहा है। तो इन्फोर्समेंट भी हो गया। इमरजेंसी यानी रोड साइड एम्यूनिटीज में हम लोग हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस उसकी व्यवस्था करें कि ताकि ऑर्गन डोनेशन कर सके, एक्सीडेंट हुआ तो, या उसके तुरंत उसको एडमिट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन बिहेवियर, और वहां आपका सहयोग चाहिए। अभी परसों ये दिल्ली द्वारका अपना ये दिल्ली मेरठ हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, तो वन वे लोग जा रहे थे, एक स्कूल बस, और उधर से एसयूवी 6 लोग मर गए। वो लोग क्रॉस करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, रेड सिग्नल तो रुकते नहीं, कोई भी गाड़ी कहां घुसा देता है। मोबाइल फोन पर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग गाड़ी चलाते हैं, ऐसे बात करते चलाते हैं, स्कूटर पे चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। तो ये जो लोगों में एक प्रकार से जो कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं है, नेग्लिजेंस है। हाँ, तो ये जब तक, देखो मैं अभी फॉरेन में था, तो हम लोग जब क्रॉस कर रहे थे तो उसने देखा उधर ही गाड़ी रोक दी। तो थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर ये बदलना होगा, और इसलिए अभी हमने ये तय किया है कि स्कूल के बच्चे जो है 5वीं 7वीं 8वीं, उनको हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में ट्रेन करें, सिखाएं और उनको ये करें। मैं ये मानता हूं कि पोल्यूशन ये बहुत बड़ी समस्या है, रोड एक्सीडेंट्स ये बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और अभी हमने इको फ्रेंडली काफी चीजों का निर्णय किया है कि हम फ्यूल में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस पॉपुलर बन रही है, इलेक्ट्रिक हाईवेज भी बन रहे हैं। हाँ, दिल्ली से जयपुर बना रहे हैं। 30% टिकट कम होगा डीजल बस से, और बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी, और हवाई जहाज जैसी सुविधा होगी, चाय पानी की सबकी, और दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा। और ये हो सकता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिक के कॉस्ट में काफी फर्क है। अभी मैं हाइड्रोजन कार में आया हूँ, आपका अभी जो आया यस, वो देश की पहली कार है। मैं तो डीजल, पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल कम से कम मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ से एक अच्छा काम हो जाए, ये समाप्त हो जाए देश में। सर बैठे सभी सामने, अभी मेरे पास एक ये आया यूट्यूब अपना सोशल मीडिया से कि मिथेनॉल 25 जहाज मिथेनॉल पर इनॉग्रेट हुए, उसके साथ कंटेनर पे जा रहे हैं। अब मिथेनॉल कोयले से बनता है और 25 रुपए लीटर है। हमारे जहाज अगर मिथेनॉल पे कन्वर्ट हो गए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे रोड इलेक्ट्रिक अभी 16% है, मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर वो 9% आएगी। और अभी इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आई जो टोयोटा की आई है, जो इलेक्ट्रिक और इथेनॉल, तो पेट्रोल का एवरेज 1 लीटर पेट्रोल का जो मिलता है वो 20 रुपए पेट्रोल का भाव आएगा, उस हिसाब से कम हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं। और ये जो G20 में ग्लोबल अलायंस बनी है, इसके कारण आने वाले इसमें ये जो बायोफ्यूल है, मैं 2004 से बोल रहा हूं, पर कोई भी आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होती है वो कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता, उसको बहुत टाइम लगता है। और अब इलेक्ट्रिक पॉपुलर, पहले यही होटल में मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो चार्जिंग कैसे करना। एक पत्रकार लोग मुझे, साहब एक गाड़ी कोई बंद पड़ी गई, कहीं दिखी आपको? कोई नहीं दिखी। आप उल्टी आप बसेस पूरी इलेक्ट्रिक बसेस में, कल मैंने मीटिंग ली थी मैन्युफैक्चरर की, मेरा डाउट है हमारे देश में 5 से 6 लाख बसेस की जरूरत है और हमारी कैपेसिटी 60-70 हजार के ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार के लिए वेटिंग लिस्ट है। हमारे यहाँ 400 स्टार्टअप नए लड़कों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना शुरू कर दिया है, और ये बजाज टीवीएस शुरू में 125 किलोमीटर के हिसाब से लिथियम आयन बैटरी है, अब उन्होंने 60 किलोमीटर की बनाई, कॉस्ट भी कम कर दी। और ये जो छोटे छोटे लोग जो एवरेज 24-30 किलोमीटर रोज घूमते हैं, वो सस्ते में स्कूटर खरीद रहे हैं। तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है, और अभी 2-3 साल में तस्वीर बदल जाएगी। आपको मैं आग्रह करूंगा, अभी देश में 186 प्रोजेक्ट, ये जो दिल्ली में पोल्यूशन हुआ परली, उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के काम शुरू है। देश का किसान बायोमास से, वेस्ट से बायो एविएशन फ्यूल बनाएगा और हवाई जहाज उसके ऊपर चलेंगे।